Hello guys and welcome back to my channel. This is part third of the fundamental rights. फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक का कंटिन्यूएशन है एंड ये पार्ट थर्ड है. पार्ट फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, तो जिसने नहीं देखा आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि फटाफट से देखाओ. आई विल लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बोथ पार्ट्स फर्स्ट एंड सेकंड. और आज के इस पार्ट में वी विल डिस्कस योर फंडामेंटल राइट्स. आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स की ऑफिशियली शुरुआत कर देंगे. इन द पार्ट फर्स्ट आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द फंडामेंटल राइट्स वेयर इन वी हैव टॉक्ड कि कैसे हम लोग ने रेक्स लेक्स से लेक्स रेक्स तक पहुंच गए. ये चीज हमने देखी थी. इस चीज को पूरा हमने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप डिस्कवर किया था एंड आई होप उस वीडियो देखने के बाद आपको एकदम सीधे क्लैरिटी आ गई होंगी. एंड इन द पार्ट सेकेंड हम लोगों ने आर्टिकल 12 एंड 13 कवर किया था, वेयर इन वी हैव सॉ कि आर्टिकल 12 एंड 13 एज सच कोई फंडामेंटल राइट्स से डील नहीं करते हैं, इसे डील नहीं करते हैं. आर्टिकल 12 हमें स्टेट वर्ड के बारे में बताता है एंड आर्टिकल 13 लॉ वर्ड के बारे में बताता है. आर्टिकल 12 स्टेट वर्ड के बारे में बताता है एंड आर्टिकल 13 लॉ वर्ड के बारे में बताता है. हमने एकदम संक्षेप में एकदम डिटेल में हमने ये देखा था कि दोनों ही आर्टिकल्स क्या थे और ये दोनों ही वर्ड्स आपस में कितने ज्यादा इंटरकनेक्टेड थे, कितने ज्यादा इंटरलिंक्ड होते हैं. हमने ये पूरी, अगर आपने फर्स्ट और सेकंड दोनों वीडियो देखा होगा तो ये चीजें, इतनी चीजों में क्लैरिटी आपको मिल गई होगी. और आज हम लोग राइट टू इक्वलिटी से शुरुआत करेंगे. राइट टू इक्वलिटी जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक है. 12 से 35 तक सारे फंडामेंटल राइट लिस्टेड है इन पार्ट थर्ड ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन. पार्ट थर्ड ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम लोग मैग्ना कार्टा भी कहते हैं. मैग्ना कार्टा हमने डिस्कस किया था कि इट वाज अ लीगल डॉक्यूमेंट जिसने सबसे पहले ग्रांट करे फंडामेंटल राइट्स. तो पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा. क्यों? क्योंकि इट कंस्टिट्यूट योर राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जो कि बेसिक होते हैं टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस. तो राइट टू इक्वलिटी के तौर पे हमारे पास 5 आर्टिकल्स हैं. 5 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इक्वलिटी से डील करते हैं. कौन कौन से? 14, 15, 16, 17 एंड 18. 5 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इक्वलिटी से डील करते हैं. मतलब कि ये पांचों आर्टिकल्स इन सम वे और दी अदर इक्वलिटी लाने की कोशिश करते हैं इन द सोसाइटी. इन द इंडियन सोसाइटी ये पांचों आर्टिकल्स इक्वलिटी लाने की कोशिश करते हैं. Because our constitution makers at the time of making of the constitution, they knew कि in some way or the other, in some form or the other, inequality exists in our society. किसी ना किसी तौर से, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी ग्राउंड पे inequality exist करती है. तो उस इनइक्वालिटी को काउंटर करने के लिए कि एक इक्वल सोसाइटी, एक जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी हम बना पाए, उसके लिए हम लोग ने उन लोगों ने राइट्स टू इक्वलिटी, मतलब कि ऐसे कुछ अधिकार दे दिए जो कि फंडामेंटल है इन नेचर. ऐसे कुछ अधिकार दे दिए जो इक्वलिटी लेके आएंगे. और इसके लिए सबसे पहले 5 आर्टिकल्स बनाए गए. और टाइम टू टाइम जैसे अभी हम पढ़ेंगे भी, हम देखेंगे कि इन आर्टिकल्स में अमेंडमेंट होते आए हैं. कुछ ना कुछ क्लॉज, सब क्लॉज डाले जाते जाए हैं विद टाइम. तो उस टाइम पे एट द टाइम ऑफ द नीड, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया विद द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 में, उस टाइम पे जितनी नीड लगी उस टाइम पे उतने क्लॉजेस ऐड करे गए. विद टाइम अमेंडमेंट्स के थ्रू हम देखेंगे कि नए नए क्लॉजेस ऐड करते गए हैं. एज जैसे जैसे टाइम के साथ सोसाइटी डेवलप हुई है और न्यू न्यू चीजें, नई नई चीजें सामने आई हैं, तो उस हिसाब से क्लॉजेस नए नए ऐड करे गए इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के थ्रू. तो वो भी हम जैसे जैसे आर्टिकल्स पढ़ेंगे हम उन चीजों को भी कवर करते चलेंगे. तो एज आई वाज सेइंग कि इन फंडामेंटल राइट्स, इन आर्टिकल्स के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये बता दिया कि हाँ, हमारी सोसाइटी में एक्सेप्ट किया, हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है एंड टू काउंटर दैट वी आर गिविंग सम राइट्स विच आर नोन एज राइट टू इक्वलिटी, जो कि 5 आर्टिकल्स के फॉर्म में है. और ये पांचों आर्टिकल्स इन सम वे और दी अदर इक्वलिटी लाने की कोशिश करते हैं. जैसे आर्टिकल 14 लॉ के नजर में इक्वलिटी लाता है. दिस इज योर आर्टिकल 14.
आर्टिकल 14 लॉ की नज़र में इक्वालिटी लाता है। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन को काउंटर करता है, डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे इक्वालिटी लाता है। ये भी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी लाता है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिस में को फिनिश करने उस वहां पे इक्वालिटी लाने की बात करते हैं। आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स वहां पे इक्वालिटी लाने की बात करता है कि कोई भी टाइटल किसी को होल्ड नहीं करना है। तो ये पांचों आर्टिकल्स इन सम वे और दी अदर अलग अलग फील्ड में अलग अलग एस्पेक्ट से इक्वालिटी लाते हैं। जो इनइक्वालिटीज हैं उसको सोसाइटी में जो इनइक्वालिटीज हैं उनको हटा के इक्वालिटी लाने का प्रयास करते हैं इन 5 आर्टिकल से। क्लियर है? तो बेसिक एक क्लैरिटी हो गई राइट्स टू इक्वालिटी की। अब हमें ये भी पता लग गया कि व्हाट, अगर तुमसे ये कोई पूछे कि क्या नीड क्या थी इन राइट्स को इंट्रोड्यूस करने की, तो एक भाई साफ सी एक बहुत ही सिंपल सी नीड थी, क्योंकि हमें इनइक्वालिटी को काउंटर करना था। हमें इनइक्वालिटी को काउंटर करना था एंड फॉर दैट ये चीजें इंट्रोड्यूस करी गई। ठीक है, क्योंकि अगर तुम देखोगे मॉडर्न टाइम में भी या जब संविधान बन के तैयार हो गए या आज भी सोसाइटी हमारी इनइक्वल है। आज भी सोसाइटी हमारी इनइक्वल है एंड विद टाइम हम उस चीज में हम लोग चेंजेस या इवोल्यूशन लाने की कोशिश करते रहते हैं, डेवलपमेंट लाने का प्रयास करते रहते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं आर्टिकल 12 से। आर्टिकल 12 कानून या लॉ की नजर में इक्वल सबको करने का प्रयास करता है। और इसके लिए सबसे पहले अभी हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिफिनेशन को देखते हैं। आर्टिकल 14 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसका मेन हेडिंग है इक्वलिटी बिफोर लॉ। क्या लिखा है इसमें? द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कि भारत के टेरिटरी में स्टेट जो है वो डिनाई नहीं कर सकता है किसी भी पर्सन को इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये दो कंसेप्ट की बात करी गई है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ कीवर्ड्स उठा लेते हैं इस डेफिनेशन से। जैसे कि स्टेट एक कीवर्ड लग रहा है हमें, ठीक है। नॉट डिनाई, स्टेट डिनाई नहीं कर रहे किसी भी पर्सन को इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये तो नाम ही है इस आर्टिकल का, इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। ये 4-5 टर्म्स तुम्हें नजर आ रहे हैं। इनके थ्रू अब हम लोग फटाफट से एकदम आसानी से हम पूरे आर्टिकल को समझ लेंगे। सबसे पहले है द वर्ड स्टेट, देन नॉट डिनाई, पर्सन, फिर इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये 5 टर्म्स का डिस्कशन हमें करना है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इस आर्टिकल में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे स्टेट की। स्टेट से क्या मतलब है? स्टेट का मतलब तो आर्टिकल 12 में लिस्टेड था कि स्टेट क्या होता है, वो तो हमने आर्टिकल 12 से देख लिया। बट अब हम देखेंगे कि इस आर्टिकल में स्टेट वर्ड से हम क्या इंटरप्रेट करें। आर्टिकल 14, सबसे पहला कीवर्ड है स्टेट। आर्टिकल 14 ये कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। मतलब कि स्टेट इक्वलिटी ग्रांट कर रहा है, स्टेट ने हमें ये इक्वलिटी दी है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो मतलब अगर स्टेट वॉयलेट करे योर आर्टिकल 14, देन तुम चैलेंज कर सकते हो इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। ये हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के थ्रू एंड हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के थ्रू। मतलब अगर स्टेट तुम्हारा आर्टिकल 14 का वॉल्यूशन कर रहा है तो तुम उसको चैलेंज कर सकते हो।
तो कहने का मतलब है कि आर्टिकल 14 इज ओनली इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट। और जब हमने ये बोला कि द आर्टिकल 14 इज ओनली इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट, तो इसमें एक बात छुपी हुई है कि नॉट अगेंस्ट योर प्राइवेट इंडिविजुअल, नॉट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल कि मतलब क्योंकि स्टेट को ही ये जिम्मेदारी दी है कि स्टेट इक्वालिटी बिफोर लॉ देगा। तो अगर स्टेट को हमने ये जिम्मेदारी दी है और अगर स्टेट वॉल्यूशन कर रहा है तो स्टेट को तुम चैलेंज कर सकते हो, तो तभी वी विल से कि आर्टिकल 14 इज ओनली इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट। अगर स्टेट वॉल्यूएट एवरेज कर रहा है तुम्हारे आर्टिकल 14 को तो तुम जा सकते हो, तुम चैलेंज कर सकते हो। पहला टर्म क्लियर है। दूसरा, नॉट डिनाई। नॉट डिनाई का क्या मतलब है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई, सिंपल, कि स्टेट डिनाई नहीं कर सकता इक्वालिटी, शैल नॉट डिनाई। तीसरा एंड इम्पॉर्टेंट जिसपे हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे अब, वह है पर्सन्स या पर्सन। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। अच्छा, बाय पर्सन व्हाट डू यू मीन? ध्यान दो यहाँ पे हमने पर्सन बोला है, पर्सन लिखा है एंड नॉट द टर्म सिटीजन। सिटीजन में और पर्सन में अंतर होता है बिकॉज द वर्ड सिटीजन the word person includes both your citizens and non-citizens, भारत के नागरिक और नागरिक जो नहीं है वो भी। तो पर्सन शब्द में दोनों आ जाएंगे, सिटीजन्स भी आ जाएंगे, नॉन सिटीजन्स भी आ जाएंगे, दोनों ही टर्म आ जाएंगे। तो जब हम ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 14 में द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो ये आर्टिकल 14 एप्लीकेबल होता है या अवेलेबल है सिटीजन्स को भी एंड नॉन सिटीजन्स को भी। तो तुम अब क्या ये सोचोगे कि भाई सिटीजन है, सिटीजन के पास कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जो उसके पास एक्स्ट्रा होंगी। हाँ, है ऐसी चीजें। तो इसके लिए याद रखो कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं विच आर अवेलेबल या विच आर एप्लीकेबल ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। वो कौन कौन से हैं? आर्टिकल 15, 16, 18 सब क्लॉज 2, 19, 29 एंड 30। ये आर्टिकल्स, ये 6 आर्टिकल्स ऐसे आर्टिकल्स हैं विच आर एप्लीकेबल ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया, बिकॉज एज अ सिटीजन ऑफ अ नेशन, कोई भी नेशन का अगर तो कोई भी कंट्री का तुम सिटीजन हो तो तुम्हें कुछ तो प्रीमियम चीजें मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं कुछ एप्स के सब्सक्रिप्शंस होते हैं, तो नॉर्मल यूजर और जो सब्सक्राइबर होगा उस ऐप का, उस सब जिसके पास सब्सक्रिप्शन होगा उनमें कुछ तो अंतर होगा ना। नॉर्मल यूजर के पास कुछ बेसिक फीचर्स होंगे, बट जिसके पास सब्सक्रिप्शन है उसके पास कुछ तो प्रीमियम फीचर्स होते हैं। एंड सेम थिंग्स अप्लाइज हियर, से यही सेम चीज यहाँ अप्लाई होती है कि जो सिटीजन होता है किसी भी कंट्री का उसको कुछ हम प्रीमियम फीचर देते हैं, कुछ प्रीमियम राइट्स, कुछ प्रीमियम फीचर्स हम उनको प्रोवाइड करते हैं। वाई? बिकॉज हम लॉयल्टी भी सिटीजन से ही एक्सपेक्ट करेंगे। किसी नॉन सिटीजन है, किसी जो केवल मान लो कोई टूरिस्ट आया है, कोई स्ट्रेंजर है फॉर अवर कंट्री, हम उससे नहीं लॉयल्टी एक्सपेक्ट करेंगे। तुम अपनी लाइफ में भी लॉयल्टीज किससे एक्सपेक्ट करते हो? अपने क्लोज वन से एक्सपेक्ट करते हो, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेशनशिप से एक्सपेक्ट करते हो। तो सेम थिंग, और फिर बदले में उनको ही अपना प्रीमियम साइड भी देते हो, अपना प्रीमियम टाइम या प्रीमियम चीजें भी अपनी उन्हीं के साथ शेयर करते हो। उसी तरीके से यहाँ पे तुम सोचो कि जो सिटीजन्स होते हैं उनसे स्टेट, उनसे नेशन लॉयल्टी एक्सपेक्ट करता है और बदले में उनको भी कुछ प्रीमियम चीजें देता है। और अगर हम फंडामेंटल राइट के केस में बात करें तो जैसे कुछ आर्टिकल्स उनको दे दिए, या जैसे जैसे हम आगे चीजें देखेंगे तो वी विल सी कि कुछ ऐसी चीजें हैं विच आर अवेलेबल ओनली फॉर दी सिटीजन्स, केवल उनके लिए ही स्पेशली बनाई गई है। क्लियर है? तो ये अगर आर्टिकल 14 की हम बात करें तो ये अवेलेबल है टू ऑल पर्सन, मतलब कि ये सिटीजन्स के लिए भी है, नॉन सिटीजन्स के लिए, दोनों ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अगर दोनों को लगे कि स्टेट वॉल्यूएट कर रहा है उनके इस राइट को तो दे कैन चैलेंज। ये चीज क्लियर हुई?
तो पर्सन में सिटीजन्स भी आ जाते हैं, नॉन सिटीजन्स भी आ जाते हैं, दोनों ही आ जाते हैं और दोनों पे एप्लीकेबल है। कुछ ये 6 आर्टिकल्स ऐसे हैं विच आर ओनली फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। 15, 16, 18 सब क्लॉज 2, 19, 29, 30 ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जो केवल इंडियन सिटीजन्स को मिले हैं। इंडियन सिटीजन ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो इनको याद रखेंगे। पर्सन हो गया। अब 2 मेजर टर्म्स हमें कवर करने हैं, दैट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। आर्टिकल 14 पूरा ही इन दोनों टर्म्स पे बेस्ड है। ये 2 कंसेप्ट हैं और जो तुम एकदम ही अपोजिट है, एकदम ही अपोजिट कंसेप्ट हैं एक दूसरे से। बट आफ्टर रीडिंग, आफ्टर स्टडिंग, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दीज टू कंसेप्ट तुम्हें रियलाइज होगा कि इक्वल इफेक्ट ऑफ लॉ लाने के लिए, इक्वल इफेक्ट ऑफ लॉ लाने के लिए दोनों ही टर्म कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि कानून के एकदम बराबर हो, कि कानून सबके लिए बराबर हो, एक बराबर तरीके से जस्टिस मिले सबको, न्याय मिले सबको, उसके लिए ये दोनों ही टर्म या दोनों ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना कितना जरूरी है। तो पहले अभी हम शुरुआत करेंगे इक्वलिटी बिफोर लॉ से। इक्वलिटी बिफोर लॉ एक ब्रिटिश कॉमन लॉ से निकला हुआ कंसेप्ट है। ब्रिटिश कॉमन लॉ से निकला हुआ कंसेप्ट है और ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है। व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव कंसेप्ट, हम ये समझते हैं। तो पहले इसकी अगर हम इसको डिफाइन करें अपने शब्दों में, तो वी कैन से ऑल पर्सन्स, पर्सन से क्या समझते हो, हमने अभी पढ़ लिया, ऑल पर्सन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। इन द आइज ऑफ लॉ एंड हेंस हम लोग ये कह सकते हैं कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन based on any grounds whatsoever, on any ground, any ground में religion, race, caste, sex, place of birth, residence, descent, etc. anything। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ का यही सिंपल सा कानून है और ये हम आप देखोगे हम पढ़ते भी आ रहा है, कहते हैं कानून अंधा है। द लेडी ऑफ द लॉ इज ब्लाइंड फोल्डेड। द लेडी ऑफ द लॉ इज ब्लाइंड फोल्डेड। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हम लोग देखते आ रहे हैं। ये सारे जितने फंडामेंटल राइट जब जब तुम पढ़ोगे यू विल रियलाइज कि अरे ये तो हमें डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी वे में सुना है, बट जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो हम लोग को बहुत हैवी हैवी सा लगता है। तो इसके लिए एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बार बार पढ़ो एंड यू विल रियलाइज कि अरे ये तो बड़ा सिंपल सा चीज है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ बस इतना ही है, बस ये इतना ही कहता है कि ऑल पर्सन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ एंड देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। नो डिस्क्रिमिनेशन है तभी हमने इसको एक नेगेटिव कंसेप्ट बोला, क्योंकि ये क्या कहता है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। नो डिस्क्रिमिनेशन कि किसी भी सर्कमस्टेंसेस में या किसी भी ग्राउंड पे हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ये बात कह दी इसने, इसीलिए हम इसको एक नेगेटिव कंसेप्ट की तरह से देखते हैं। ये है इक्वलिटी बिफोर लॉ, बस इतना ही है। अब जो दूसरा कंसेप्ट था हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, अब पहले हम इसको देखते हैं और फिर हम इन दोनों में कितना अंतर है, कितना सिमिलरिटी है, क्यों जरूरी है, हम वो भी समझेंगे। पहले यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक, इस टॉपिक से हम क्लियर है इक्वलिटी बिफोर लॉ से, तो बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा है, देखते ही आ रहे हो। अब हम देखते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये क्या होता है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से निकला हुआ एक कंसेप्ट है, या सॉरी अमेरिकन लॉ से निकला हुआ एक कंसेप्ट है और ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। पॉजिटिव कंसेप्ट अभी हम देख के आए कि नेगेटिव कंसेप्ट में वी सेड कि नो डिस्क्रिमिनेशन। अगर नेगेटिव कंसेप्ट था हमने उसमें कहा कि नो डिस्क्रिमिनेशन, कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। तो पॉजिटिव में हम लोग क्या समझेंगे, तुम सही सोच रहे हो, पॉजिटिव में हम ये कहेंगे
डिस्क्रिमिनेट करो, डिस्क्रिमिनेट करो। बट ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इट शुड बी रीजनेबल, इट शुड बी रेशनल इन नेचर, इट शुड बी रेशनल इन नेचर। कुछ भी आर्बिटरी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, नो आर्बिट्ररी डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी तरीके का आर्बिट्ररी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है तुम्हें। तुम्हें डिस्क्रिमिनेशन ऐसा करना है जो कि रीजनेबल हो, जो कि रेशनल हो, जो कि लेजिटिमेट हो। कोई भी आर्बिट्ररी डिस्क्रिमिनेशन या फिर क्लास लेजिस्लेशन हमें नहीं करना कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप की तरफ तुम जाके बायस हो गए, तुमने उनको प्रेफरेंस दे दी। ये नहीं कहता इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज क्या कहता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज क्या कहता है कि पर्सन्स डीलिंग विद सिमिलर सर्कमस्टांसेस persons dealing with similar circumstances should be treated with similar rights। कि persons dealing with similar circumstances should be treated with similar rights। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल लेते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हम एक क्राइम कमिट हुआ, एक क्राइम कमिट होता है, मान लो ड्रंक एंड ड्राइव का केस है, ड्रंक एंड ड्राइव का केस है। दो लोग हैं, उन्होंने ड्रंक एंड ड्राइव का केस हो गया और उनसे मान लो एक आदमी की डेथ हो गई, एक आदमी की डेथ हो गई। तो जो दो लोगों ने जिन्होंने क्राइम कमिट किया है, मान लो एक पर्सन ए है और मान लो एक पर्सन बी है। तो जो पर्सन ए है जिसने ये क्राइम कमिट किया है वो भाई पैसे वाला है, रिच है। एक जो पर्सन बी है वो मिडिल क्लास व्यक्ति है, ज्यादा आमदनी कुछ नहीं है, मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास व्यक्ति है। एक रिच है एक मिडिल है, क्राइम दोनों से सेम ही कमिट हुआ है, पर एक रिच है एक मिडिल है। तो अगर हम इक्वलिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट यहाँ अप्लाई कर दे कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन एनी ग्राउंड एंड एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, और इन ये फाइनेंस या फिर पैसे के उससे हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है और हम इनको जस्टिस सेम तरीके से प्रोवाइड कराएंगे, इक्वलिटी बिफोर लॉ करेंगे। और हमने इस जो ये क्राइम कमिट हुआ, हमने इसकी पनिशमेंट क्या दे दी कि हमने कंपनसेशन कहा उनसे, आप कंपनसेशन दो उनकी फैमिलीज को 10 लाख रुपीज। ये जस्ट एक अजम्पशन है, 10 लाख रुपीज आप कंपनसेशन प्रोवाइड करो। तो जो रिच व्यक्ति है, जिसके पास खूब पैसा है, जिसका बैंक बैलेंस ही 1-2 करोड़ है, उसके लिए दिस 10 lakhs इज नथिंग, 10 लाख रुपए उसके लिए कुछ नहीं है। बट जो मिडिल क्लास व्यक्ति है भाई वो नहीं दे पाएगा ना, उसके पास इतने रुपए नहीं है। तो क्या यहाँ पे जस्टिस प्रोवाइड हो रही है? इज जस्टिस इज बीइंग प्रोवाइडेड हेयर? नो माय लॉर्ड, जस्टिस यहाँ पे नहीं प्रोवाइड हो रही है। सेम क्राइम के लिए हमने सेम पनिशमेंट दी जस्टिस लाने के लिए, पर क्या यहाँ पे जस्टिस प्रोवाइड हो रही है? नहीं। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यहाँ पे एक चीज सेम नहीं है, वो है इन दोनों इंसानों की, इन दोनों पर्सन्स की सर्कमस्टेंसेस, इन दोनों पर्सन्स की सिचुएशन वो सेम नहीं है। तो अगर सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस सेम नहीं है तो हम इक्वल इफेक्ट ऑफ लॉ नहीं ला पाएंगे। इक्वल इफेक्ट ऑफ लॉ लाने के लिए हमें पहले सिमिलर सर्कमस्टेंसेस पे सिमिलर राइट्स देने पड़ेंगे। अगर मान लो ये बी व्यक्ति भी रिच होता तो देन जस्टिस प्रोवाइड हो जाता, या ए व्यक्ति भी पुअर मिडिल होता तो हो जाता शायद। तो हम ये इधर चीज बदल देते हैं। कहने का मतलब है कि अगर सर्कमस्टेंसेस अलग हैं तो हमें जस्टिस भी अलग देना पड़ेगा, जस्टिस भी उसी अकॉर्डिंगली
देना पड़ेगा। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहता है कि फॉर ब्रिंगिंग दैट इक्वल इफेक्ट ऑफ लॉ, फॉर ब्रिंगिंग इक्वल इफेक्ट ऑफ लॉ, like should be treated as like. Treated as like. इक्वल इफेक्ट ऑफ लॉ लाने के लिए like should be treated as like. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि हम लोग जस्टिस इक्वली तरीके से प्रोवाइड करा पाए। इसलिए हम लोग को लाइक को लाइक की तरह ट्रीट करना होगा, इक्वल को इक्वल की तरह ट्रीट करना होगा। ये चीज क्लियर है। और ये चीज करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को रीजनेबल क्लासिफिकेशन या डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ेगा लोगों का, या डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हो। रीजनेबल क्लासिफिकेशन या रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ेगा। जैसे कि हमने देखा कि इससे इसका मतलब ये नहीं है कि कोई तुम आर्बिटरी डिस्क्रिमिनेशन कर दो, कि कोई जानबूझ के तुम बायसनेस कर दो, बायस हो जाओ किसी पर्टिकुलर ग्रुप की तरफ, कास्ट के प्रति, कोई भी किसी भी ग्राउंड पे तुम बायस हो जाओ। नहीं, हमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन करना है। जैसे एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन होती है एज कि 18, जैसे फॉर 18 साल से कम के जो बच्चे हैं, दे डोंट हैव द राइट टू वोट, बिकॉज ये रीजनेबल है, लेजिटिमेट है कि भाई 18 साल से जो कम बच्चे हैं, दे डोंट हैव सच माइंड, इतनी मेच्योरिटी लेवल नहीं है उनके पास कि वो खुद से कॉन्शियस डिसीजन, अपना कॉन्शियस डिसीजन लेके वो राइट टू वोट या वो वोट दे पाए। वो उनके पास उतनी अकल शायद अभी नहीं डेवलप हुई, इतनी समझदारी नहीं आई है। तो इसीलिए ये एक रीजनेबल, हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं कि तुमने इक्वलिटी बिफोर लॉ कह दिया, तुमने कहा कि भाई कैसे हमें किसी भी ग्राउंड पे इक्वल रहना है, हम तुम कैसे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, नहीं। फॉर इसी ऐसे ही चीजों के लिए हमने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज वाला कंसेप्ट भी अपने आर्टिकल 14 में डाला, बिकॉज अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स न्यू कि दोनों ही चीजें, एक इक्वल इफेक्ट ऑफ लॉ लाने के लिए दोनों ही चीजें, दोनों ही कंसेप्ट लानी पड़ेगी बैलेंस करने के लिए चीजों को। एज हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। और जैसे एज के रिस्पेक्ट में बात करें तो हम देखते हैं जुवेनाइल कोर्ट्स होते हैं। जुवेनाइल कोर्ट्स की 14 साल से कम के बच्चे हैं, अगर उनसे कोई क्राइम कमिट हो गया तो उनके लिए अलग कोर्ट्स बना रखे हैं, अलग सजाएं हैं उनके लिए, या मिलिट्री कोर्ट्स होते हैं। तो ये सारी रीजनेबल है, हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, ये जरूरी है, रीजनेबल है, इसलिए हम कर रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट जैसे कि एफटी, आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल वगैरह। तो ये सारी रीजनेबल क्लासिफिकेशन है फॉर ब्रिंगिंग इक्वल इफेक्ट ऑफ लॉ। इक्वल इफेक्ट ऑफ लॉ लाने के लिए हमें लाइक को लाइक की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। बस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इसकी बात करता है, एकदम ही सिंपल सा कंसेप्ट था। तो अब अगर हम इन दोनों को, अगर हम इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को कंपेयर करें, इक्वलिटी बिफोर लॉ and equal protection of laws, अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो वी विल फाइंड कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कंसेप्ट है। ये कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन करो, सॉरी, ये कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करो। वहीं पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज कहता है पॉजिटिव कंसेप्ट कि डिस्क्रिमिनेशन करो, if reasonable, if required for bringing the equal effect of law, हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, which is reasonable in nature। दूसरा, equality before law, it focuses on the individual, किसी एक व्यक्ति पे फोकस करता है कि हाँ, हर व्यक्ति को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए बिफोर लॉ। बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज फोकसेस ऑन दी पर्टिकुलर ग्रुप, ऑन दी
जैसे हमने एक एज का ग्रुप डाल दिया, एज ब्रैकेट लगा दिया, तो ये एक पर्टिकुलर ग्रुप पे वर्क करता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ इंश्योर करता है कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इंश्योर्स इक्वल ट्रीटमेंट। इन द आइज ऑफ लॉ। और वहीं पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या इंश्योर करता है कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये इंश्योर करता है कि एक इक्वल इफेक्ट ऑफ लॉ आए। बाय रीजनेबल डिस्टिंक्शंस, थ्रू रीजनेबल डिस्टिंक्शन। फिर इक्वलिटी बिफोर लॉ एक मोर जनरल कंसेप्ट है, और वहीं पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक मोर स्पेसिफिक कंसेप्ट है। क्लियर हो गया? तो दोनों ही आपस में एकदम अपोजिट हैं, पर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ब्रिंगिंग दैट इक्वल इफेक्ट ऑफ लॉ। ये हमने बात कर ली। तो आर्टिकल 14 में हमने क्या देखा? हमने देखा इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, दोनों ही देख लिया फॉर ब्रिंगिंग इक्वल इफेक्ट ऑफ लॉ। इक्वल इफेक्ट ऑफ लॉ लाने के लिए इक्वलिटी बिफोर लॉ की भी जरूरत है एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की भी जरूरत है। दोनों ही अपने अपने जगह पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अलग चीजें प्रोवाइड करता है और ये अलग चीजें प्रोवाइड करता है, दोनों साथ में मिलके एक इक्वल इफेक्ट ऑफ लॉ लेके आते हैं। क्लियर? ये ही था हमारे आर्टिकल 14 में। ये पांचों टर्म हमें एकदम क्लियर हो गए होंगे। अब नहीं क्लियर हुए तो फिर से देखो, फिर से पढ़ो, क्लियर हो जाएंगे। हो सकता है शुरू शुरू में नहीं क्लियर होते हैं चीजें, जब एकदम न्यू हो सारे टॉपिक्स, बट जैसे जैसे हम फेमिलियर होने लगते हैं टॉपिक्स के साथ, वैसे वैसे क्लैरिटी हमारी उतनी ही जल्दी बढ़ती जाती है। अब आर्टिकल 15 पे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कुछ एक्सेप्शंस। जैसे जैसे यू विल रीड दी फंडामेंटल राइट्स, तुम्हें रियलाइज होगा कि कुछ ना कुछ एक्सेप्शन तुम्हें जरूर देखने को मिलेंगे। हर जगह एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं हर सब्जेक्ट में। तो सेम थिंग अप्लाई है कि कुछ ना कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे भी तुम्हें देखने को मिलेंगे। द रूल ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज नॉट एब्सोल्यूट, इवन योर फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, तो रूल ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ ये एब्सोल्यूट नहीं है, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर एक्सेप्शंस है। क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 प्रेसिडेंट और गवर्नर्स पे अप्लाई होता है। ये कहता है कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस, इन पे किसी भी तरीके की क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी। दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी ऑफ दी देयर ऑफिस के जो भी वो काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कोई भी चीज़ें जो कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, उनके लिए वो आंसरेबल नहीं है टू एनी कोर्ट्स ऑफ लॉ। तो आर्टिकल 361 ये एक्सेप्शन दे देता है इक्वलिटी को टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स, कि दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट्स ऑफ लॉ फॉर एनी ऑफ द ड्यूटीज और एनी ऑफ द परफॉर्मेंस दे आर परफॉर्मिंग ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस। आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 ए क्या है? आर्टिकल 361 इज योर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ publication, protection of publication of proceedings of parliament and state legislature।
मतलब कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट्स की कोई प्रोसीडिंग जो हो रही है वहाँ, वो पब्लिश करी गई और वो ट्रू पब्लिकेशन है, मतलब कोई भी उसको गलत इंटरप्रेट करके नहीं, एक ट्रू, एक सही पब्लिकेशन है, तो उसके खिलाफ उनके खिलाफ कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, उनको हम प्रोटेक्ट करके रखा है। कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती हैं अगर उनका ट्रू परसेप्शन दिखाया गया, ट्रू पब्लिकेशन किया गया किसी भी प्रोसीडिंग का। टेलीविजन या मीडिया या रिटर्न कोई भी मीडियम के थ्रू अगर सही पब्लिकेशन है तो उनका प्रोटेक्शन हम दे रहे हैं आर्टिकल 361 के तहत। आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 134 डील्स विद, आर्टिकल 105 ये कहता है कि जितने भी एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फॉर एनी ऑफ दी स्पीचेस या उनके कोई भी ओपिनियंस या कोई भी वोट्स के अगेंस्ट में उनके खिलाफ कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, गिवन कि ये सारी चीजें फ्लोर ऑफ द हाउस पे हो। अगर एमपीज लोकसभा राज्यसभा में उनकी बोली गई, उनके द्वारा बोली गई कोई भी स्पीच, कोई ओपिनियन, कोई भी वोट, उसके खिलाफ कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है, गिवन कि दे आर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। एमपी के लिए ये 105 में है एंड एमएलए के लिए 194 में है। क्लियर है। फिर कुछ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज होती हैं। ये क्या होती हैं? जो हम डिप्लोमेट्स को प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जितनी भी एम्बेसीज होती हैं, जैसे इंडिया में भी तुम देखोगे अलग अलग कंट्रीज की एम्बेसीज हैं, यूएसए की हैं, यूके की हैं, अलग अलग कंट्रीज की एम्बेसीज हैं। इन एम्बेसीज में कौन होते हैं? एम्बेसडर्स होते हैं जो उस कंट्री को, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इन एम्बेसडर्स पे या ये जो एम्बेसीज होती हैं, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो जब अगर कोई हमारी टेरिटरी में ही नहीं आता है, भारत के टेरिटरी में नहीं आता है, तो उस पर हमारा लॉ भी नहीं एप्लीकेबल होगा। तो ये जो एम्बेसीज हैं, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, नॉट अ पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, इन पे हमारा कोई भी लॉ नहीं एप्लीकेबल है। एंड हेंस अगर ये कोई क्राइम कमिट करते हैं तो हम इन पे कोई भी लॉ नहीं लगा पाएंगे, और अगर कमिट करते भी हैं तो हम इनको क्या ग्रांट कर देते हैं? हम इनको पर्सोना नॉन ग्रेटा ग्रांट कर देते हैं। मतलब कि अतिथि देवो भव, अब हमें अतिथि, भाई हमारे अतिथि हैं हम, अब हमें नहीं समझ आ रहा है, तो हम लोग अब उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर देते कि अब आप खुशी खुशी, आप आराम से इज्जत सहित आपको हम वापस भेज रहे हैं, क्योंकि इन पे हमारे कोई लॉज तो एप्लीकेबल होते नहीं है, तो इसीलिए हम इनको पर्सोना नॉन ग्रेटा दे देते हैं। ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी कुछ होती है। कुछ डिप्लोमेट्स को और अदर इम्यूनिटीज भी होती हैं। फिर जुवेनाइल कोड, जैसे हमने बात करी, मिलिट्री कोड्स, एफटीज की हमने बात कर ली। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थे इक्वलिटी के, और तुम्हें हर फंडामेंटल राइट्स में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे, और ये हमने आर्टिकल 14 के एक्सेप्शन कवर कर लिए। तो यही था हमारा आर्टिकल 14, एकदम आराम से चुटकी जाते हो गया। आर्टिकल 14 अगर हम क्विकली सम अप करें इसको, तो आर्टिकल 14 कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हमने इस पूरे आर्टिकल को 5 टर्म से समझा, जहां पे सबसे पहले हमने द वर्ड स्टेट को इंटरप्रेट करा कि स्टेट वर्ड का आर्टिकल 14 से क्या मतलब निकलता है। तो हमने ये देखा कि द आर्टिकल 14 इज एप्लीकेबल, इट इज इन्फोर्सेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट एंड नॉट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, क्योंकि स्टेट तुम्हें इक्वलिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज गारंटी कर रहा है। तो अगर स्टेट वॉलिएट कर रहा है आर्टिकल 14 को, तो तुम चैलेंज कर सकते हो, नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। फिर हमने देखा पर्सन्स की द आर्टिकल 14 इट इज एप्लीकेबल टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। जहां जहां पर्सन लिखा होगा वहां वहां मतलब है कि सिटीजन भी है, नॉन सिटीजन भी है। कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं विच आर एप्लीकेबल ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 15, 16, 18 सब क्लॉज 2, 19, 29 एंड 30। ये चीज एकदम याद रखो, इससे बहुत सवाल उठ के आ जाते हैं। इसके बाद हमने देखा कि दो मेजर टर्म्स हैं आर्टिकल 14 में, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो हमने इक्वलिटी बिफोर लॉ में देखा कि एक ब्रिटिश कॉमन लॉ से निकला कंसेप्ट है, एक नेगेटिव कंसेप्ट है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एंड ऑल पर्संस आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन। वहीं पे हमने देखा कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एकदम ही उल्टा कंसेप्ट है, जो कि कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन करो, रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन करो फॉर ब्रिंगिंग दैट इक्वल इफेक्ट ऑफ लॉ। ये चीज क्लियर हो गई।
ये चीज क्लियर हो गई और उसके बाद हमने इन दोनों का डिफरेंस भी देख लिया। अब इसके बाद हम आर्टिकल 15 की तरफ बढ़ेंगे। आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है। और जैसे कि हमने देखा कि आर्टिकल 15 इट इज ओनली अवेलेबल टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, इट इज ओनली अवेलेबल टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अब हम लोग आर्टिकल 15 को शुरू करते हैं। सो आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन इन ग्राउंड्स पे। इन ग्राउंड्स पे आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। और इस आर्टिकल में टोटल कितने क्लॉजेस है? 6 क्लॉजेस। क्लॉज 1, क्लॉज 2, 3, 4, 5 एंड 6। टोटल 6 क्लॉजेस है इन दिस आर्टिकल। अब हम लोग बारी बारी से हर एक क्लॉज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम क्लॉज 1 उठा लें, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 क्या कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। अब अगर हम लोग इस क्लॉज को थोड़ा डिटेल में स्टडी करें तो हम क्या पाएंगे? हम देखेंगे कि कुछ कीवर्ड्स है। सबसे पहला कीवर्ड है स्टेट, जैसे हमने देखा पिछले आर्टिकल में भी कि स्टेट, तो यहाँ पे भी आर्टिकल 15 स्टेट गारंटी कर रहा है। तो आर्टिकल 15 स्टेट गारंटी कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इफ स्टेट तुम्हारे आर्टिकल 15 को वॉलिएट करेगा तो एज यूजुअल यू कैन गो टू कोर्ट्स ऑफ लॉ के पास तुम जा सकते हो और चैलेंज कर सकते हो, लॉ के पास जाके चैलेंज कर सकते हो। क्लियर है? तो स्टेट वर्ड से ये मतलब है, क्योंकि आर्टिकल 15 को का गारंटियर कौन है? स्टेट है। तो अगर स्टेट वॉलिएट कर रहा है तुम्हारे आर्टिकल 15 को तो यू कैन गो टू कोर्ट्स ऑफ लॉ और तुम जाके चैलेंज कर सकते हो। फिर शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट नहीं करे अगेंस्ट एनी सिटीजन, जैसे कि हमने पहले देखा था कि आर्टिकल्स 15, 16, 18 सब क्लॉज 2, 19, 29 एंड 30 ये 6 ऐसे आर्टिकल है विच आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 15 में साफ साफ देखो यहाँ पे तभी सिटीजन वर्ड मेंशन्ड है, नॉट द वर्ड पर्सन, कि आर्टिकल 15 इट इज ओनली अवेलेबल टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया, ओनली अवेलेबल टू सिटीजंस ऑफ इंडिया, भारत के नागरिकों के लिए ही अवेलेबल है। अगर भारतीय नागरिकों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इन ग्राउंड्स पे तो आप जाके क्लेम कर सकते हो इन कोर्ट्स ऑफ लॉ, आप चैलेंज कर सकते हो स्टेट के इस डिस्क्रिमिनेशन को। ठीक है? तो अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। यहाँ पे ओनली शब्द को एकदम ध्यान से देखो कि साफ साफ ये लिखा है कि इन 5 ग्राउंड्स पे अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ, इन 5 ग्राउंड्स पे अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो आप चैलेंज कर सकते हो। मतलब कि स्टेट इन 5 ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। आर्टिकल 15 में आर्टिकल 15 जो कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, जहां पे ये क्या कहता है? इट सेज, सब क्लॉज 1 क्या कहता है इसका कि डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट है बट ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, कौन कौन से ग्राउंड्स? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो अगर इन 5 ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बाय स्टेट तो यू कैन इजिली चैलेंज कर सकते हो। ओनली शब्द को यहाँ पे बहुत ही ध्यान से याद रख लो कि केवल इन 5 ग्राउंड्स पे अगर डिस्क्रिमिनेशन होएगा तो
आप चैलेंज कर सकते हो। ये पांचों ग्राउंड्स पे ही डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट करता है स्टेट, साफ साफ लिखा है द वर्ड ओनली। क्लियर है? तो इन 5 ग्राउंड्स पे अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ, तो आप चैलेंज कर सकते हो। इन 5 ग्राउंड्स पे स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है आपके अगेंस्ट। तो ओनली शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साफ साफ ओनली लिखा हुआ है। तो जब भी आर्टिकल 15 का मेंशन करोगे, इस ओनली शब्द को कभी मत भूलना। और इन 5 जो क्राइटेरिया है, 5 जो कैटेगरीज है, इनको याद रखो। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, या और एनी ऑफ देम। ये सारे इनमें से कोई भी एक, अगर किसी भी एक चीज से अगर आपका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है स्टेट के द्वारा, तो तुम चैलेंज कर सकते हो। 15 सब क्लॉज 1 में ये बात कही गई है। आगे चले और अगर अब हम 15 सब क्लॉज 2 की बात करें, तो ये क्या कहता है कि नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पे भी देखो ओनली है। तो 15 में पूरे आर्टिकल में यही 5 ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट है। इन्हीं 5 ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट है। No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them, be subject to any disability, liability, restriction, or condition with regard to access to shops, public restaurants, hotels, and places of public entertainment, or the use of wells, tanks, bathing yards, roads, and places of public resort maintained wholly or partially out of state funds or dedicated to the use of general public। मतलब 15 सब क्लॉज 2 में ये कहा गया है कि अगर कोई भी पब्लिक गुड के लिए या पब्लिक चीज है, कोई पब्लिक है, कोई चीज पब्लिक यूज के लिए है, तो उस पे इन 5 ग्राउंड्स पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई लाइबिलिटी, कोई डिसेबिलिटी नहीं फेस करनी चाहिए लोगों को इन 5 ग्राउंड्स पे, ओनली इन 5 ग्राउंड्स पे। चाहे वो शॉप्स से एक्सेस हो, रेस्टोरेंट से हो, होटल्स पे हो, एंटर प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। तो एक चीज जो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कि हमने देखा कि 15 सब क्लॉज 1 जो था, 15 सब क्लॉज 1 जो है, इट इज ओनली इन्फोर्सेबल अगेंस्ट स्टेट। केवल स्टेट के अगेंस्ट इन्फोर्सेबल है, साफ साफ लिखा है दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex or place of birth or any of them. But 15 सब क्लॉज 2 अगर हम देखें, तो इट इज इन्फोर्सेबल अगेंस्ट बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट ये इन्फोर्सेबल है। कैसे? क्योंकि तुम भाई सिंपल सा लॉजिक यूज करो, कॉमन सेंस यूज करो। अगर हम यहाँ कह रहे हैं एक्सेस टू शॉप्स, अगर हम कह रहे हैं पब्लिक रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं, अगर होटल्स की बात कर रहे हैं, पब्लिक एंटरटेनमेंट, शॉप्स, इन सब की बात कर रहे हैं, तो ये जो पब्लिक रेस्टोरेंट्स हैं या होटल्स हैं, ये सब कौन? प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही तो रन करते हैं। तो अगर वो भी तुम्हें इन 5 ग्राउंड्स के बेसिस पे अगर तुम्हारी एंट्री या तुम्हें डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो तुम चैलेंज कर सकते हो, गिवन कि ये सारे पब्लिक होने चाहिए, पब्लिक इन नेचर होने चाहिए, तो तुम चैलेंज कर सकते हो। तो 15 सब क्लॉज 2 स्टेट के अगेंस्ट भी इन्फोर्सेबल है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी इन्फोर्सेबल है। अब हम बात करते हैं 15 सब क्लॉज 3 की। Nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for women and children. आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 क्या कहता है कि हम लोग को इफ रिक्वायर्ड हम लोग स्पेशल प्रोविजंस बनाएंगे फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए हम लोग स्पेशल प्रोविजन बनाएंगे, इनके एडवांसमेंट के लिए। इनके एडवांसमेंट के लिए हम लोग स्पेशल प्रोविजन बनाएंगे। ये 15 सब क्लॉज 3 में लिखा है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली ये बात वैलिड है, लेजिटिमेट है कि हम लोग बच्चों के लिए और औरतों के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। तभी तुम देखोगे आजकल या कितनी स्कीम्स निकलती गवर्नमेंट की फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। पर अब तुम ये चीज सोच सकते हो कि अभी अभी तो हमने पढ़ा कि स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा सेक्स के ग्राउंड पे, बट यहां तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है।
तो डिस्क्रिमिनेशन ये हो रहा है, बट ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, नेगेटिव नहीं है। दिस इज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एंड इट इज वैलिड। ये वैलिड है। कैसे वैलिड है? तो हम ऐसे समझते हैं कि मेन जो लोग हैं सोसाइटी में, मेन हमेशा से आगे निकल गए हैं, या हमेशा से कह लो आगे रहे हैं एज कंपेयर टू वुमेन। एज कंपेयर टू वुमेन मेन सोसाइटी में आगे रहे हैं। तो ये जो गैप बन के आ गया है, इस गैप को फिल करने के लिए, जो मेन और वुमेन के बीच में ये जो गैप आ गया है, इस गैप को फिल करने के लिए, या कह सकते हैं हम लोग एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए, हम लोग को उनको, वुमेन को एक कुछ एक्स्ट्रा हेल्प प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कुछ एक्स्ट्रा हेल्प हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और ये हम लोग करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल प्रोविजंस। एक्स्ट्रा हेल्प इन लोग को चाहिए, एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, और इस एक्स्ट्रा हेल्प के लिए हम लोगों ने ये प्रोविजन डाल दिया है 15 सब क्लॉज 3 का। बिकॉज यू नो how कि इंडियन सोसाइटी ज्यादातर हमेशा से पेट्रियार्कल सोसाइटी रही है, जहां पे मेन हमेशा से, जो मेन है उनका डोमिनेशन रहा है ओवर वुमेन। स्पेशली वैदिक पीरियड के टाइम के बाद से तो और ज्यादा हम देखेंगे कि वुमेन की कंडीशन और ज्यादा डिटोरिएट होती चली आई है। तो इसी वजह से आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स दे न्यू कि वुमेन एंड चिल्ड्रन ये दोनों ही कितने ज्यादा पीछे रह गए हैं सोसाइटी में एज कंपेयर टू मेन। मेन के कंपैरिजन में वुमेन एंड चाइल्ड पीछे रह गए हैं। इसीलिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए हम लोगों को उनको एक्स्ट्रा हेल्प देनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ सम स्पेशल प्रोविजंस। तो ये एक फॉर्म है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का, ये एक फॉर्म है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का। और ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज इन अवर सोसाइटी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट। हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, और इसीलिए लोगों को इक्वल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, इक्वल पोटेस्टल पे लाने के लिए हम लोगों को ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ये हमको करना पड़ रहा है बिकॉज ये ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती है हमारी सोसाइटी में। वुमेन एंड बच्चे, औरतें और बच्चे पीछे रह गए हैं, इसीलिए इस गैप को फिल करने के लिए वी नीड टू हैव सम स्पेशल प्रोविजंस फॉर देम। ये हम लोग को करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, ये वैलिड है, ये लेजिटिमेट है, ये रीजनेबल डिस्टिंक्शन हमने प्रोवाइड कर दी, रीजनेबल क्लासिफिकेशन हमने दे दी। अगर इफ यू रिलेट दिस विद आर्टिकल 14 तो ये एकदम वैलिड है। इनइक्वालिटी क्योंकि एग्जिस्ट करती है, तो उसको काउंटर करने के लिए हमें कुछ स्पेशल चीजें देनी पड़ेंगी। अगर अब तुम, जैसे एक बहुत ही सिंपल सी बात है, जो एक डिसेबल्ड स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं, उनको हम लोग को कुछ स्पेशल चीजें देनी पड़ती है बिकॉज वो कहीं ना किसी तरीके से थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। तो वो उनको एक एक्स्ट्रा पुश हम लोग को देना पड़ता है, जो कि वैलिड है, जो कि एकदम ही लेजिटिमेट है, देना चाहिए भी। तो ये 15 सब क्लॉज 3 से हम समझ सकते हैं कि ये एकदम वैलिड है, ये गलत नहीं है, ये यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। क्लियर है? तो ये हमने 15 सब क्लॉज 3 देख लिया। अच्छा, आर्टिकल 15 में सब क्लॉज 1, 2 एंड 3 ये तीनों क्लॉजेस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल थे, बट आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4, 15 सब क्लॉज 5 एंड 15 सब क्लॉज 6 ये सब अमेंडमेंट्स के थ्रू आए हैं। 4, 5 एंड 6 ये ऐड करे गए हैं थ्रू अमेंडमेंट्स। तो आर्टिकल 15 में टोटल 6 क्लॉजेज हैं, जिसमें से फर्स्ट 3 वर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, बाकी रेस्ट जो 3 है वो सब अमेंडमेंट्स के थ्रू ऐड करे गए हैं। तो अब हम इनको बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम अब 15 सब क्लॉज 4 की बात करते हैं। तो व्हाट इट सेज, nothing in this article or in clause 2nd of article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste and the scheduled tribes। यहाँ पे भी हम स्पेशल प्रोविजन की बात करेंगे, यहाँ पे भी हम स्पेशल प्रोविजन की बात कर रहे हैं।
आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 जो है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 से ऐड किया है। जब पहली बार संविधान में संशोधन किया गया 1951 में, उससे हमारा एक आर्टिकल 15 में सब क्लॉज 4 को ऐड करा गया, जो कि क्या कहता है, जो कि कहता है कि जितने भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो रेस्ट ऑफ द पब्लिक से थोड़े बैकवर्ड है, बैकवर्ड क्लासेस, जिनको हम लोग पॉपुलरली एसईबीसीज भी कहते हैं, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जिसमें हमारे एससीज एंड एसटीज आ जाएंगे, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो इनके भी एडवांसमेंट के लिए हम लोग कुछ स्पेशल प्रोविजंस टाइम टू टाइम लाते रहेंगे, एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजन लाएंगे। तो जितने भी तुम देखोगे एससीज के लिए, एसटीज के लिए जो प्रोविजंस होते हैं वो वैलिड हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे हमने वुमेन में ये चीज़ कंसीडर करी, वो औरतें और बच्चों में देखी कि वो उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना, एक एक्स्ट्रा हेल्प देनी पड़ेगी, तो सेम थिंग अप्लाइज हियर कि यहाँ भी एसटीज एंड एससी कास्ट के बेसिस पे वो लोग पीछे रह गए, एंड हम लोग को उनको इक्वल लाने के लिए, इक्वल पोटेस्टल पे लाने के लिए हम लोग को उनको भी कुछ स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, इट इज रिक्वायर्ड इन द सोसाइटी। ठीक है, तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 क्या है, एसईबीसी के एडवांसमेंट की बात करता है, और ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 से आया। क्लियर है, इसमें इतना ही है। इसके बाद हमारा 15 सब क्लॉज 5 क्या कहता है, Nothing in this article or in the subclause G of clause 1 of article 19 shall prevent the state from making any special provisions by law for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for scheduled castes or scheduled tribes, in so far as such special provisions relate to their admission to educational institutions, including private educational institutions, whether aided or unaided by the state, other than minority educational institution। इसमें भी एसईबीसी की ही बात करी गई है, बट आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 स्ट्रिक्टली बात करता है एडमिशन की, एडमिशन की बात करता है। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005 से आया। ये याद रखो कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4, 5, 6 ये तीनों ही अलग अलग अमेंडमेंट से आए हैं, तो कौन किस अमेंडमेंट से आया इसको याद रखना है। तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005 से आया है, और ये क्या कहता है, ये भी यही कहता है कि एसईबीसी जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, जिसमें एससी आ गए, एसटीज आ गए, इनके एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे, और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो, प्राइवेट में चाहे एडेड बाय गवर्नमेंट हो चाहे ना हो, एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि वो तो ऑलरेडी किसी माइनॉरिटी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है। बट कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, उनके एडमिशन, एससीज एंड एसटीज के एडमिशन के लिए वहां पे रिजर्वेशन होगा। और जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ % सीट्स हमेशा रिजर्व रहती हैं, चाहे जितनी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हो, जैसे कि आईआईटीज हो, आईआईएम्स हो, सब मेडिकल कॉलेजेस हो, उन सब में रिजर्वेशन हमें देखने को मिलती है, और ये भी एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, और ये वैलिड एंड लेजिटिमेट है। ये आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 से क्लियर होता है। इसके बाद हम लोग आखिरी हमारा क्लॉज सब क्लॉज 6 देखते हैं। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 क्या कहता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल और सब क्लॉज जी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19 और क्लॉज 2 ऑफ द आर्टिकल शैल प्रिवेंट any special provision for the advancement of any economically weaker sections of citizens other than the classes mentioned in 4 and 5। तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 के दो प्रोविजन है, जिसमें 6A क्या कहता है कि ईडब्ल्यूएस जो है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, उनके भी हमें एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाएंगे। पहले हमने सब क्लॉज 3 में हमने वुमेन एंड
चाइल्ड के लिए स्पेशल प्रोविजन की बात करी। सब क्लॉज 4 में हमने SEBC में SCs एंड STs के लिए स्पेशल प्रोविजन की बात करी। सब क्लॉज 5 में भी हमने SCs एंड STs एंड SCs के लिए बात करी, बट ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे हमने आगे बढ़ाई बात की। एजुकेशन में, एडमिशन में इनको स्पेशल प्रोविजन देना है। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 में तो हमने जनरल कहा कि उनके लिए एडवांसमेंट के लिए प्रोविजन लाएंगे। 15 में स्ट्रिक्टली हमने एडमिशन के लिए बात करी एंड 6 में हमने EWS के लिए बात करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए भी हमें स्पेशल प्रोविजन करने हैं, और स्पेशल प्रोविजन इनके लिए भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में करने हैं। To their admission to educational institutions including private educational institution whether aided or unaided by the state other than the minority educational institutions। तो इसमें भी हमने बात कर ली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की 15 सब क्लॉज 6 में। क्लियर है? तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 जो है वो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 से आया है। मतलब कि ये बहुत ही रीसेंट है। जो EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए जो रिजर्वेशन या स्पेशल प्रोविजन की बात करी गई है वो रीसेंट है, 5-6 साल पुराना ही है। तो 15 सब क्लॉज 6 सब क्लॉज A क्या कहता है कि EWS जितने भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं हमें उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस लाने हैं। उनके लिए हम लोग को स्पेशल प्रोविजंस लाने हैं फॉर देयर एडवांसमेंट। उनके एडवांसमेंट के लिए हम लोग को स्पेशल प्रोविजन लेके आने हैं। इसके बाद सब क्लॉज B बात करता है EWS के लिए स्पेशल प्रोविजन इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। जैसे कि हमने STs एंड STs के लिए देखा, सेम पब्लिक एंड प्राइवेट। और ये जो एडमिशन के लिए जो रिजर्वेशन होगा, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होंगी, ये होंगी कितनी? 10%। 10% रिजर्वेशन होगा इन सीट्स का, यानी कि 10% ऑफ द सीट्स इन एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वेदर पब्लिक और प्राइवेट, उसमें 10% जो सीट होंगी वो EWS के लिए रिजर्व होंगी, जैसे कि यहाँ भी लिखा है। Subject to a maximum of 10%, in which in the case of reservation would be in addition to the existing reservation and a subject to maximum of 10%। मतलब कि 10% सीट जो है वो रिजर्व रहेंगी फॉर योर EWS कैटेगरी के लिए 10% सीट्स रिजर्व रहेंगी। अब अगर हम लोग क्विकली सम अप कर ले अपने इस पूरे आर्टिकल को, आर्टिकल 15 को, तो 15 सब क्लॉज 1 क्या कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट any citizen on the grounds, डिस्क्रिमिनेट ना करे on any grounds only of, only को याद रखो, 5 ग्राउंड्स है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 ग्राउंड्स पे स्टेट को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। 15 सब क्लॉज 1। 15 सब क्लॉज 2 में हमने क्या देखा कि स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट ये इन्फोर्सेबल है। स्टेट एंड प्राइवेट दोनों के अगेंस्ट इन्फोर्सेबल है। इन सेम ग्राउंड्स पे कोई भी सिटीजन डिसेबिलिटी, लायबिलिटी या रिस्ट्रिक्शन नहीं फेस करेगा इन एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, वेल्स, टैंक्स, बेथिंग गार्ड्स एक्सेट्रा। 15 सब क्लॉज 3 में हमने क्या देखा कि हम लोग को स्टेट को वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाने होंगे फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। ये किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है फॉर ब्रिंगिंग दैट इक्वालिटी इन द सोसाइटी। और ये तीनों जो क्लॉजेस हैं ये तीनों ही ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल थे। इसके बाद 15 सब क्लॉज 4 में हमने क्या देखा कि ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से आया है, जो कि ये कहता है कि जो भी जितने भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, जितने भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके लिए हम लोग स्पेशल प्रोविजन बनाएंगे। इसके बाद 15 सब क्लॉज 5 क्या कहता है, ये आया है 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 से, और ये कहता है
एक्सटेंड करता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन को टू एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड पब्लिक। इसके बाद 15 सब क्लॉज 6 आया है तुम्हारे 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 से, जो कि EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के रिजर्वेशन की बात करता है, उनके स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है, और 10% सीट्स रिजर्व करी जाएंगी इन पब्लिक एंड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। बस इतना ही है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ी देर डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल 15 में, जैसे कि हमने भी डिस्कस किया कि 15 सब क्लॉज 1 एंड 2 में जहां हमने ये कहा कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, वहीं पे 15 सब क्लॉज 3, 4, 5 एंड 6 में हम लोग कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसको हम लोग समझते हैं इस ब्यूटीफुल सी पिक्चर के साथ। ये आपने ये कंसेप्ट या एक पिक्चर कभी ना कभी तो देखी, कहीं ना कहीं तो देखी ही होगी। तो ये फोटो क्या कहती है, जैसे तीन एक जैसे लोग हैं, अलग अलग लोग हैं। पर्सन ए है जिसकी हाइट है अच्छी खासी, ये एक टेनिस या बेसबॉल का मैच चल रहा है, पर्सन ए है, ये पर्सन बी है और ये पर्सन सी है। और यहाँ पे भी ये पर्सन ए है, पर्सन बी है, पर्सन सी है। तीनों ही अलग अलग इंसान है, तीनों ही अलग अलग इंसान है इन फॉर्म ऑफ देयर हाइट, एक लंबा है, एक थोड़ा छोटा है, एक बहुत छोटा है। तो अगर जब हम इक्वलिटी का कंसेप्ट लगाते हैं तो हमने तीनों को सेम पेडेस्टल पे रखा, तीनों को सेम चीजें दी। ऑल्दो तीनों की सर्कमस्टेंस है, तीनों की सिचुएशन अलग अलग है, तीनों की हाइट अलग अलग है, पर हमने इक्वलिटी के नाम पे तीनों को सेम चीजें दे दी। तो यहां से क्या इनइक्वलिटी खत्म हो रही है? नहीं हो रही है। इसको भी दिक्कत अभी भी ये नहीं देख पा रहा है, ये अभी भी नहीं देख पा रहा है, ये तो पहले भी देख लेता। तो हम लोग इक्वलिटी नहीं, हम लोग इक्विटी की बात करेंगे। इंडिया में वी डोंट फॉलो अर्थमेटिक इक्वलिटी, हम लोग अर्थमेटिक इक्वलिटी की बात नहीं करते हैं, हम लोग इक्विटी की बात करते हैं। हम लोग इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी क्या कहती है कि जिसको जितनी हेल्प की जरूरत है उतनी हेल्प दो, दिस इज नोन एज इक्विटी। इसको हम लोग प्रोपोर्शनल इक्वलिटी भी कहते हैं। क्योंकि सोसाइटी में इनइक्वलिटी एग्जिस्ट करती है, तो सबको सेम तरीके से बराबर नहीं कर सकते हैं, सबके लिए अलग अलग प्रोविजन करना पड़ेगा। अब ये व्यक्ति जो ऑलरेडी हाइट थी, जिसके पास जो ऑलरेडी लंबा था, उसको कोई भी एडवांसमेंट की प्रोविजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आगे बढ़ा हुआ है। वहीं पे बी और सी को जरूरत है, बी को शायद थोड़ी सी है और सी को उससे भी ज्यादा है, क्योंकि सी जो है वो ऑलरेडी बहुत नीचे है एंड वहीं पे बी थोड़ा कम नीचे है, तो हमने उसको कम थोड़ा प्रोविजंस दिए, कम चीजें दी उसको। पर ए को बिल्कुल नहीं दिया, बी को थोड़ा दिया, सी को थोड़ा दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ए बी सी के साथ, हम तीनों को बराबर लाने के लिए हमने ये चीज करी है, इसको प्रोपोर्शनल इक्वलिटी कहते हैं। क्लियर है? तो 15 सब क्लॉज 3, 4, 5, 6 इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि हम लोग अगर इक्वलिटी पे जाएंगे, केवल इक्वलिटी को प्रीच करेंगे, तो ऐसा सा सिनेरियो बन जाएगा जिससे कि एट द एंड जो हमारा गोल है इक्वलिटी लाने का, इनइक्वलिटी को हटा के इक्वलिटी लाने का, वो नहीं फुलफिल हो पाएगा। उसके लिए हम लोग को इक्विटी पे आना पड़ेगा कि जिसको जितनी हेल्प की जरूरत है हम लोग उसको उतनी हेल्प देंगे फॉर ब्रिंगिंग इक्वलिटी इन द सोसाइटी। क्योंकि सबकी सिचुएशन, सबके सर्कमस्टेंसेस अलग अलग हैं, तो सबके लिए ट्रीटमेंट भी अलग अलग होगा। तो इसीलिए ये याद रखना है कि नॉट एवरी ट्रीटमेंट अंडर आर्टिकल 15 कैन बी कंसिडर्ड एज डिस्क्रिमिनेशन। नॉट एवरी ट्रीटमेंट अंडर आर्टिकल 15 कैन बी कंसिडर्ड एज डिस्क्रिमिनेशन। ट्रीटमेंट अंडर आर्टिकल 15 can be considered as discrimination. उसको हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज हर सोसाइटी में हर किसी की सिचुएशंस, हर किसी की सर्कमस्टेंसेस, बैकग्राउंड अलग अलग रहा है हर ग्राउंड पे, हर एस्पेक्ट में। तो इसी वजह से हम लोग उस तरीके से डील करेंगे। तो ये था हमारा आर्टिकल 15।
आर्टिकल 15 में हमने 6 क्लॉजेज हैं, सारे 6 क्लॉजेज को स्टडी कर लिया। हमने देखा कि फर्स्ट तीन जो क्लॉजेज हैं वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे, बट 4, 5, 6 ओरिजिनल में नहीं थे। और आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3, 4, 5, 6 इक्विटी के कंसेप्ट पे बेस्ड है, जो कि कहता है कि हमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना है। ये आर्टिकल 15 था। तो आज हम लोगों ने आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15, ये आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15, ये दोनों आर्टिकल्स को कवर कर लिया है। एंड विद द नेक्स्ट वीडियो हम लोग 16, 17, 18 के साथ राइट टू इक्वलिटी के पूरे 5 आर्टिकल्स को कवर कर लेंगे। एंड आई होप तुमको सारी चीज़ें समझ में आ रही हूँ। बहुत ही आसानी से, बहुत ही चुटकियों में हम लोग ने पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लिया। अगर वीडियो समझना है 2-3 बार देखो, लिख लिख के देखो, किताब से पढ़ के देखो, सब समझ आ जाएगा। पहली बार कोई भी टॉपिक पढ़ो तो आप उससे फेमिलियर अगर नहीं हो तो नहीं समझ आएगा, तो उसका लोड नहीं लेना है कि अरे समझ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये एकदम नॉर्मल है ये चीज़, क्योंकि पहली बार में चीज़ें क्लियर नहीं होगी फॉर एनी पर्सन, बी इट एनी पर्सन। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम वो टॉपिक छोड़ के चले जाएं। अगर टॉपिक को कवर करना है तो उसके साथ बैठना पड़ेगा, उसको लेके बैठना पड़ता है। तो सेम थिंग अप्लाई है। तो इसीलिए देखो, वीडियोस को देखो, खुद से पढ़ने की कोशिश करो, डेफिनेटली सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो टेक केयर एंड कीप हसलिंग।